दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अजमेर का चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना 551 एडी में वासुदेव ने शाकंभरी में की थी और शाकंभरी शाखा वासुदेव से लेकर पृथ्वीराज फर्स्ट तक काफी सशक्त हो गई थी। पृथ्वीराज फर्स्ट जो चौहान शाकंभरी शाखा के अंतिम चौहान थे, उनके पुत्र अजयपाल अजयराज चौहान वंश की अजमेर शाखा के संस्थापक अजयराज थे। अजयराज शाकंभरी शाखा के चौहान शासक पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र थे। इन्होंने 1113 एडी में अजमेर नगर बसाया। और अजमेर को राजधानी बनाया। इस तरह से अजमेर की चौहान शासक की स्थापना अजयराज ने 1113 एडी में की थी। इन्होंने न केवल अजमेर नगर बसाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। और यहाँ बीटली पहाड़ी पे अजमेर में बीटली पहाड़ी पे अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किया। अजय मेरु दुर्ग को गढ़ बीटली भी कहते हैं, तारागढ़ भी कहते हैं, अजय मेरु भी कहते हैं और अजमेर का दुर्ग भी कहते हैं। इसकी स्थापना अजयराज प्रथम ने की थी। 1113 एडी में अजमेर नगर बसाया और ये की। इस प्रकार अजमेर शाखा के संस्थापक ये अजयराज हो गए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के काल को चौहान वंश का निर्माण काल माना है। निर्माण काल चौहान वंश का। अजयराज फर्स्ट ने उज्जैन पे आक्रमण कर मालवा नरेश नरवर्मन को पराजित किया और सेनापति नरवर्मन का सेनापति था सुल्हण। सुल्हण को बंदी बना दिया। मालवा नरेश नरवर्मन को पराजित किया उज्जैन पे आक्रमण करके, और उसके सेनापति सुल्हण को गिरफ्तार कर लिया। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? पृथ्वीराज विजय जयानक ने। पृथ्वीराज विजय बताता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी सिहाबुद्दीन को भी अजयराज ने पराजित किया। गुजरात के शासक मूलराज को भी पराजित किया।
और क्या किया, अजय देव अजय देव नाम से सिक्के चलवाए और उनपे अपनी रानी सोमलेखा का भी नाम लिखवाया। इस प्रकार अजमेर की जो चौहान शाखा थी उसका 1113 एडी में अजय राज उसके संस्थापक होते हैं। अजय राज ने अजमेर शहर बसाया और इसको अपनी राजधानी बनाई। अजमेर की बीटली पहाड़ी पे अजय मेरू नामक दुर्ग बनाया, जिसे गढ़ बीटली भी कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ भी कहते हैं। मालवा के शासक नरवर्मन पर आक्रमण किया, उज्जैन में उसे हराया गया और नरवर्मन का सेनापति था सुल्तान है, उसको बंदी बना लिया गया। मूल राज सेकंड जो गुजरात के शासक थे उनको पराजित किया, ये अजय राज द्वारा पराजित किया गया। उसके अलावा पृथ्वीराज विजय जयानक की बुक है, इसे ग्रंथ है, उससे मालूम पड़ता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी शिहाबुद्दीन जिसने मुस्लिम भारत पे आक्रमण किया था, इसको भी अजय राज ने पराजित किया। अजय देव नामक कोइंस चलाए और उनपे अपनी रानी सोमलेखा का नाम लिखवाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के काल को चौहान वंश का निर्माण काल माना है। अजय पाल के बारे में काफी जानकारी है, इसमें अजमेर नगर किसने बसाया, कब बसाया, ये कई बार पूछ लिया जाता है। किस पहाड़ी पे बसा हुआ है ये पूछ लिया जाता है। गढ़बीटली किस पहाड़ी पे बनाया, अजय मेरू दुर्ग के बारे में क्यों सुना जाता है, इसे गढ़बीटली क्यों कहा जाता है या तारागढ़ क्यों कहा जाता है, अजय मेरू का दुर्ग कहाँ है, कौन सी पहाड़ी पे है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अजय पाल के बाद में जो अगले शासक होते हैं अर्णोराज, उर्फ आनाजी भी कहते हैं इनको। 1133 से 1155। अर्णोराज के दो पत्नी थी। आना जी के दो पत्नियां थी, कांचन देवी, ये जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी, दूसरी योधे राजकुमारी सदुआ। कांचन देवी से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसे सोमेश्वर या सोमदेव कहते हैं, ये आगे चल के पृथ्वीराज थर्ड के पिताजी बनते हैं। और योधे राजकुमारी सदुआ से 3 संतान होती है, जगदेव, जयदेव और विग्रहराज फोर्थ। जयदेव चौहान वंश का पहला पितृहंता शासक है, इसने अर्णोराज की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। और विग्रहराज चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है विग्रहराज के कार्यकाल को। अर्णोराज के बारे में
अजमेर संग्रहालय की खंडित प्रशस्ति है, उससे ज्ञात होता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया। मालवा के नरेश नरवनवन को हराया। चालुक्य शासक मूलराज, यानी मुस्लिम अजमेर संग्रहालय की जो खंडित प्रशस्ति है उससे मालूम पड़ता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोका और उनको हरा के और वापस धकेला। मालवा के नरेश नरवर्मन ने चौहान राज्य पे दोबारा आक्रमण किया, क्योंकि पहले अजय राज ने भी नरवर्मन को हराया था। नरवर्मन के सेनापति सुलहन को गिरफ्तार कर लिया गया था। अर्णोराज द्वारा भी नरवर्मन को हराया जाता है। अर्णोराज मालवा नरेश चालुक्य नरेश मूलराज सेकंड के साथ 2 बार युद्ध होता है और दोनों बार ही अर्णोराज पराजित हो जाता है। अर्णोराज ने अपनी पुत्री की शादी मूलराज द्वितीय से कर दी। अर्णोराज के जो दरबार में 2 कवि थे, देवबोध और धर्मघोष थे। ये पूछा भी जा चुका है कि देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के काल में दरबारी कवि थे। अर्णोराज शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्मानुयायी होते हुए भी धर्मनिरपेक्षता पर इसका विश्वास था। अजमेर में शिव मंदिर बनवाया और पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। वराह मंदिर 1137 एडी में आना सागर झील, आना सागर झील नागपाड़ आना सागर रिज का 1137 में निर्माण करवाया गया। ये नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में अजमेर में चंद्रा नदी द्वीप को तट लगा के और इस झील का निर्माण करवाया गया था। झील का निर्माण किया गया मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो यहाँ की भूमि रक्त रंजित हो गई थी, उस भूमि को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। इस पे जो आना सागर झील पे बाहर दीवारी है, यानी संगमरमर का काम है, वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ दौलत बाग जहांगीर ने लगवाया। जहांगीर बाग, दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। और आना सागर झील के किनारे जहांगीर की सास और नूरजहां की मदर अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि इजाद की थी। यानी अर्णोराज के टाइम पे दरबारी कवि थे देवबोध और धर्मघोष। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था। अजमेर में शिव मंदिर बनवाया, पुष्कर में वारा मंदिर बनवाया। 1137 में नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो युद्ध किया और युद्ध में सैनिकों के खून से यहाँ की जमीन रक्त रंजित हो गई थी, खून से लाल हो गई थी, उसको साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। इसकी जो बाहरी दीवारी है जहाँ संगमरमर का काम हुआ है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग लगवाया।
जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, और जहांगीर की सास मां और नूरजहां की मदर अस्मत बेगम ने इसी झील के किनारे गुलाब से इत्र बनाने की विधि इजाद की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि कौन सी झील पे और किसने इजाद की है। आना सागर झील के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धर्मघोष ये मैं बता ही चुका हूं कि ये आ चुका है। और इसके बाद में 1155 एडी में योधे राजकुमारी जो अर्णोराज की दूसरी पत्नी थी, पहली तो कांचन देवी थी जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, और योधे राजकुमारी सदवा से उत्पन्न पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी, और हत्या करके और जगदेव सिंहासन पे बैठता है। इसका काल काफी छोटा रहता है, और जगदेव के जो शासनकाल की एकमात्र उपलब्धि यह है कि वो चौहान शासक का चौहान वंश का पितृहंता शासक था। इसके अलावा जगदेव की कोई उपलब्धि नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया। जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, (1158 से 1163), यानी छोटा कार्यकाल था। चौहान वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। विग्रहराज के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। विग्रहराज चौहान ने तोमरों को हराकर दिल्ली यानी विग्रहराज का शासनकाल काफी छोटा शासनकाल है, 5 वर्ष का, पर ये चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। विग्रहराज ने तोमरों को हराकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज। खुसरो शाह को हराकर पंजाब पे अधिकार कर लिया। भंडानक जो जिनके बारे में कि विद्वानों में अलग अलग राय है कि सतलज नदी के पास से आए और गुड़गांव और हिसार के आसपास ये लोग बस गए हैं। इनके विद्रोह को दबाकर इनको शांत किया गया। किलहण ने विग्रहराज चतुर्थ का जो साहित्य ज्ञान था उसके कारण उसे भवभूति और कालिदास के बराबर बताया है। किसके बराबर बताया? भवभूति और कालिदास के बराबर किसने बताया? किलहण ने। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा, और हरिकेली नाटक को जो सरस्वती कंठाभरण संस्कृत स्कूल बनवाई थी अजमेर में विग्रहराज ने, उसकी दीवारों पे उत्कीर्ण करवाया। इस नाटक में शिव और अर्जुन के संवाद हैं। अर्जुन संवाद। विग्रहराज का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव। सोमदेव दरबारी कवि था। इन्होंने ललित विग्रहराज लिखी है।
विग्रहराज को विसल देव भी कहा जाता है, विसल देव। विग्रहराज के जो दरबारी कवि थे सोमदेव थे। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी है और ललित विग्रहराज में इंद्रपुरी की राजकुमारी विसल देवी और विसल देव की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि चौहानों को हराकर, तोमरों को हराकर पहला चौहान शासक जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, खुसरो शाह को हरा के पंजाब पे अधिकार करता है, भंडारकों को पराजित करता है। किलहण ने बहुभूति और कालिदास के बराबर बताया है। संस्कृत नाटक हरिकेली लिखा है संस्कृत भाषा में, और इसे जो अजमेर की संस्कृत स्कूल थी सरस्वती कंठाभरण, जो विग्रहराज चतुर्थ ने ही बनवाई थी, उसकी दीवारों पे उत्कीर्ण करवाया। हरिकेली में शिव और अर्जुन के बीच में संवाद का उल्लेख है। उसके बाद में दरबारी कवि सोमदेव होते हैं जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी। इसमें इंद्रपुरी की राजकुमारी विसल देवी और विसल देव के बीच में जो प्रेम प्रसंग था उसके बारे में वर्णन किया गया है। स्क्रीनशॉट ले ले। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई, यानी कवि बांधव कहा गया, कवियों का बंधु। विसल देवरासो नरपति नाला ने लिखा है। इसके 4 खंड हैं। प्रथम खंड में विसल देव, राजमती की प्रेम कहानी है। सेकंड पार्ट में विसल देव की उड़ीसा विजय का उल्लेख है। थर्ड पार्ट में विसल देव, राजमती विरह का वर्णन है। यानी पृथ्वीराज विजय में जयानक ने कवि बांधव कहा है। विसल देव रासो जो नरपति नाला ने लिखा है, ये विसल देव के बारे में है। इसमें विसल देव और राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में विसल देव राजमती की प्रेम कहानी है। दूसरे में विसल देव द्वारा उड़ीसा की विजय किया जाता है, उसका उल्लेख है। तीसरी में विसल देव और राजमती के विरह का वर्णन किया गया है। और जो चौथा पार्ट है, राजा भोज राजमती को घर ले आते हैं और विसल देव चित्तौड़ लौट आते हैं, इसका वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ ने शिवालिक की स्तंभ का निर्माण करवाया। ये दिल्ली में है, दिल्ली में। और इसमें विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया है। विष्णु का अवतार। विसलपुर कस्बा बसाया, शिव मंदिर बनवाया। और विसलपुर बांध है जो टोंक में, उसका नामकरण भी विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव के नाम पे ही हुआ है।
यानी शिवालिकी स्तंभ दिल्ली में बनवाया, और शिवालिकी स्तंभ में विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया। बीसलपुर कस्बा टोंक है, कस्बा बसाया, यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बीसलपुर बांध जो टोंक में है, जिससे जयपुर की पानी की सप्लाई हो रही है, जयपुर और अजमेर की, इसका नामकरण भी विसल देव के नाम पे किया गया है। विसल देव ने धर्मसूरी, ये जैन आचार्य थे धर्मसूरी, धर्मसूरी के कहने पे जो एकादशी थी उसको पशुवध भी बंद करवा दिया गया था, पशुवध बंद करवा दिया था, पशुवध बंद करवा दिया गया था धर्मसूरी के कहने पे। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में विग्रहराज ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण स्कूल बनवाया था। ये संस्कृत स्कूल था, और जब 1192 में त्राइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार जाता है, तो मोहम्मद गोरी का जो भारतीय प्रतिनिधि था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इस संस्कृत स्कूल को तुड़वाकर मस्जिद का स्वरूप दे दिया, मस्जिद बना दी है, और इस पे फारसी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। यानी सरस्वती कंठाभरण स्कूल को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी गई, ठीक है। और इस मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, और ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। यानी राजस्थान की प्रथम मस्जिद पूछी जाए तो कौन सी होगी? 2.5 दिन का झोपड़ा। और इस 2.5 दिन झोपड़े का डिजाइन किसने किया था? डिजाइन अबू बकर, अबू बकर ने इस डिजाइन दिया था। इसमें 16 खंबे हैं, और इसी जो स्कूल थी यहाँ हरिकेली उत्खनन था, उसको यानी मिटा दिया गया था। पर्सी ब्राउन इतिहासकार है। इन्होंने चित्रकला पे काफी शोध किए हैं, और चित्रकला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। पर्सी ब्राउन ने 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में कहा है कि संत पंजाब शाह यानी संत पंजाब शाह का यहाँ 2.5 दिन उर्स भरता है। इस कारण इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है। तो संत पंजाब शाह का उर्स कहां भरता है? अजमेर में भरता है। ये किसने बताया? पर्सी ब्राउन ने। सर जॉन मार्शल कंपनी की सेवा में अधिकारी थे और पुरातत्ववेत्ता है। जॉन मार्शल ने बताया कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और घोड़े वाला बाबा कर्नल टोड है। कर्नल टोड ने लिखा है कि मैंने राजस्थान में इतनी पुरानी और मजबूत दूसरी इमारत नहीं देखी है। तो इस कारण विग्रहराज के टाइम पे ना केवल कला और संस्कृति में का काफी विकास होता है, और राजनीति में तो इसने दिल्ली
कि तोमरों को हराकर दिल्ली पे बैठने वाला पहला चौहान शासक था, मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया, भंडारकों को पराजित किया, पशु वध बंद किया। ठीक है, ललित विग्रहराज के सोमदेव इनके दरबारी कवि थे, खुद एक अच्छे लेखक थे। हरिकेली नामक नाटक लिखा, किलहर ने इन्हें देव भवभूति और कालिदास के बराबर बताया है। तो इस कारण चौहान काल के यानी सबसे प्रतापी शासक भी कहूंगा, और कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। और इन्होंने उस टाइम स्कूल स्थापित करके और एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गंगे, अपर गंगे शासक बनते हैं। इनके बाद में पृथ्वीराज सेकंड बनते हैं। पृथ्वीराज सेकंड निसंतान मर जाते हैं। निसंतान मर जाते हैं तो अर्णोराज का जो सबसे छोटा पुत्र था सोमदेव उर्फ सोमेश्वर, ये सोमदेव या सोमेश्वर जो गुजरात के कुमारपाल के पास इसकी परवरिश हुई थी, और कुमारपाल ने ही इसे कलचूरी, नरेश, अचल की पुत्री कर्पूर देवी से इसकी शादी करवाता है। यानी पृथ्वीराज निसंतान मर जाता है। तो निसंतान मरने के बाद में अर्णोराज का जो पुत्र था, छोटा पुत्र, जो कांचन देवी सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी, उससे उत्पन्न होता है, उसको शासक बनाया जाता है। जब इसकी पृथ्वीराज की मृत्यु होती है सेकंड की, तो यह अहिल्या पाटन गुजरात में होता है कुमारपाल चालुक्य के पास। और कुमारपाल चालुक्य जब शासक बनने का इसे निमंत्रण मिलता है तो ये चल के आता है। कुमारपाल ने इसकी काफी हेल्प की है। और कलचूरी नरेश अचल सिंह की पुत्री कर्पूरी देवी से इसकी शादी करवाती है। और सोमेश्वर के 2 पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। दोस्तों, अजमेर के चौहानों के बारे में आज इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान न केवल राजस्थान में होने वाली सभी एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि आरएस मेंस के हिसाब से भी यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।